नमस्कार दोस्तों। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरव हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। कितनी बेरहमी से पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी। एक बार फिर से वैसा ही हत्याकांड मेरठ में दोहराया जाता है। पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या करने का ये तरीका सौरव की हत्या के तरीके से थोड़ा अलग था, लेकिन मकसद दोनों हत्याओं का एक ही था, अपने पति की हत्या कर दो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश की ज़िंदगी व्यतीत करो। लेकिन कहते हैं न कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। यहाँ पर भी पत्नी पति को मारकर इस हत्या को सांप के जहर से हुई हत्या साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने मंसूबों में पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड कामयाब नहीं हो पाते और पुलिस के द्वारा धर लिए जाते हैं। हाँ, एक बात तो है, पत्नी शातिर तो बहुत थी। पहले तो बॉयफ्रेंड को बुलाया, अपने पति का गला दबाया, उसकी हत्या कर दी और फिर एक सांप जिसका इंतज़ाम इन लोगों ने पहले से किया हुआ था, उसको पति की लाश के नीचे दबा दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब जिंदा सांप किसी के नीचे दबा दिया जाए तो सांप बाहर आने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो व्यक्ति के वजन से दब चुका होगा और इस कोशिश में उसके ऊपर पड़े हुए व्यक्ति को वो डसेगा भी ज़रूर। बस यही सोचकर इन लोगों ने उस मृतक युवक के नीचे सांप को दबा दिया। सांप बाहर आने की कोशिश में लगातार तड़पता रहता है, लेकिन वजन के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहा था और इसी कारण वो गुस्से में आकर मृतक व्यक्ति को 10 बार से ज़्यादा डस देता है। पत्नी वारदात करने के बाद बॉयफ्रेंड को वहाँ से भेज देती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगती है। घर वाले सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा कमरे से बाहर नहीं आया था। बेटे को वो अंदर जाकर हिलाते हैं, डुलाते हैं, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी और उसके दाहिने हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। युवक के शरीर पर सांप के डसने के कई निशान थे। घर वालों को लगने लगता है कि अचानक कोई सांप खिड़की से आ गया होगा और उसने उनके बेटे को काट दिया होगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। सारे घर में रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। जो होना था वो हो चुका था। यार दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग घर आ जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। सभी को लग रहा था कि मृत्यु स्वाभाविक है, सांप के काटने से मौत हो गई है, लेकिन फिर भी घर वालों ने एक बार पुलिस को सूचित करना उचित समझा, इसलिए पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी जाती है। पुलिस वाले आते हैं और शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लेकर चले जाते हैं। देर शाम को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट आती है वो सभी को हैरत में डाल देती है, क्योंकि रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उस युवक की मौत दम घुटने से हुई थी, ना कि सांप के जहर से। अब बड़ी हैरानी की बात थी, सभी लोग यही सोच रहे थे कि सांप के काटने से उनके बेटे की मृत्यु हुई है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया था। पुलिस वाले शक के आधार पर सबसे पहले तो उस युवक की पत्नी को हिरासत में लेते हैं। लड़की पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो कहानी उसने पुलिस को सुनाई वो यकीनन हैरत में डालने वाली थी। एक पत्नी जिस पर उसका पति पूरा विश्वास करता था, सारा दिन मेहनत करता और अपनी दिन भर की कमाई लाकर पत्नी के हवाले कर देता था। उसके सुख दुख में वो उसका साथी था, उसकी हर इच्छा की पूर्ति करता था। ऐसी पत्नी न जाने क्यों रास्ते से भटक चुकी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर काफ़ी देर से अपने पति को ठिकाने लगाने की योजना बना रही थी। दोस्तों, कौन थी वो लड़की और आखिर उसने क्यों अपने पति का कत्ल किया? मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो को तो देखते हैं, लाइक करते हैं, हमारे जैसे छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट कर दिया करो। आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये सारा मामला है मेरठ के अकबरपुर सादात गांव का। 25 साल का एक युवक जिसका नाम अमित कश्यप होता है, वो शनिवार को काम करके रात को 10 बजे के करीब घर वापस आता है। घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और उसके बाद सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। अमित अलग कमरे में सोता था क्योंकि सुबह उसको जल्दी काम पर जाना होता था। बच्चे काफ़ी देर तक जागते रहते थे, इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। तो इसलिए अमित ने अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा और खुद अलग कमरे में जाकर सो जाता है। जल्दी उठकर काम पर जाने वाला
घर का होनहार बेटा जब काफ़ी देर तक अगली सुबह सोकर नहीं उठता तो घर वाले उसको जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचते हैं। पहले तो वो अपने बेटे को आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन अमित आवाज़ सुनकर भी नहीं उठ रहा था। घर वाले जब बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी देखते हैं कि अमित नहीं उठ रहा, तो उन्होंने कमरे के अंदर जाकर उसको हिलाया डुलाया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि बार बार हिलाने के बावजूद भी अमित नहीं उठता। घर वाले लाइटें जलाते हैं। जब अच्छी तरह से देखते हैं तो उनको अमित के शरीर के नीचे एक सांप बैठा मिलता है। घर वाले घबरा जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। सांप को वहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सांप वहाँ से हट नहीं रहा था। वो कुंडली मारकर बैठ जाता है। घर वाले सपेरे को बुलाकर लाते हैं। सपेरा सांप को पकड़ता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब अमित के घर वाले अमित को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अमित की बॉडी का अच्छी तरह से मुआयना करता है, सांसें चेक करता है। तो डॉक्टर अमित के परिवार वालों को बताता है कि अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी थी। अमित के शरीर पर जगह जगह पर सांप के काटने के निशान थे। मामला सीधा सीधा और साफ नज़र आ रहा था। स्नेक बाइट से अमित की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को इतला देना घर वालों ने ज़रूरी समझा और पुलिस को मौत की सूचना दी जाती है। घर वालों की सूचना पर पुलिस वाले घर में पहुंचते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बुधवार शाम को अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित की मौत की वजह सांप से डसना नहीं था, सांप का जहर नहीं था, बल्कि मौत दम घुटने से हुई थी। अब मामला उलझने लगा था, क्योंकि लाश के नीचे तो सांप बरामद हुआ था, लेकिन मौत दम घुटने से हुई थी। घर में पति पत्नी और माँ बाप थे। अब सबसे पहला शक तो अमित की पत्नी पर जा रहा था, इसलिए पुलिस वाले शक के आधार पर अमित की पत्नी रबीता को हिरासत में लेते हैं और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में रबीता पुलिस वालों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस वाले लेडी पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं तो वो रबीता की अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और उसके बाद रबीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुलिस को बताती है। दरअसल अमित का काम टाइल्स लगाने का था और रविता का बॉयफ्रेंड भी अमित के साथ ही टाइल्स लगाने का काम करता था। दोनों आपस में दोस्त थे, अक्सर एक दूसरे के घर चले जाया करते थे। लिहाजा रविता का बॉयफ्रेंड अमित के पास आता जाता रहता था और तकरीबन 1 साल पहले रविता का उससे अफेयर शुरू हो जाता है और दोनों आपस में जब भी मौका मिलता तो अवैध संबंध बनाने लग जाते। और कहते हैं ना कि ऐसी बातें जितना मर्जी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसी बातें सबके सामने आ ही जाती हैं। अमित को अपनी बीवी पर शक होने लगा था। अमित अक्सर अपनी बीवी को डांटता था और अपने दोस्त से दूर रहने के लिए कहता था। बीवी सुधरने की बजाय अमित को ही रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगती है। रविता ने अपने बॉयफ्रेंड को पहले ही कह दिया था कि अब अमित को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अमित ने 1-2 बार गुस्से में रविता को धमकी दी थी कि वो सुधर जाए, नहीं तो वो उसको जान से मार देगा। अब ऐसा उसने गुस्से गुस्से में यूं ही कह दिया था, लेकिन रविता ने इस बात को सीरियसली ले लिया था और वो हर हालत में अमित को जान से मार देना चाहती थी और इसके लिए बस वो सिर्फ किसी अच्छे मौके के इंतज़ार में थी कि जिस दिन हत्या होती है उस दिन रविता अमित के साथ सहारनपुर में माँ शकुंभरी देवी के दर्शन के लिए गई थी। वहाँ से वापस आते ही रविता ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि एक सांप का इंतज़ाम कर लो, आज रात को अमित की हत्या करनी है। अब सांप वाली प्लानिंग तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, बस किसी अच्छे से दिन का इंतज़ार था और वो रविता की नज़र में दिन भी आ चुका था। बॉयफ्रेंड ने महमूदपुर सिखेड़ा गांव के एक सपेरे से 1000 रुपये में एक सांप खरीदा। दरअसल जिस दिन अमित और रविता ने शकुंभरी देवी के दर्शन करके वो लोग घर वापस लौटे थे, उस दिन दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद अमित अपने कमरे में सोने चला जाता है और रात के तकरीबन 12 बजे के करीब जब घर वाले सभी सो चुके थे, रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को फ़ोन किया। उसको अपने घर आने के लिए कहा। सांप का बंदोबस्त पहले से ही कर लिया गया था। अमरदीप एक झोले में सांप लेकर आता है। अमित गहरी नींद में सो चुका था। रविता ने पहले तो चुनरी से उसका गला घोंटा और इस दौरान उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप ने अमित के हाथ पैर पकड़ लिए। थोड़ी देर छटपटाने के बाद अमित की मौत हो जाती है और उसके बाद दोनों प्लानिंग के मुताबिक सांप को निकालकर अमित की कमर के नीचे रख देते हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि सांप कहीं भाग ना जाए और जब घर वाले आए
तो उनको सांप भी नज़र आ जाए और वो यही समझे कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई होगी। ये लोग अपनी इस प्लानिंग में सफल भी हो चुके थे। पहले तो घर वालों ने यही समझा कि उनके बेटे की मौत सांप के काटने से हुई होगी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अमित और रविता की शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली होती है। दोनों के घर में 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। बड़ा प्यारा परिवार था, कंप्लीट फैमिली थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब परिवार में से किसी एक का भी दिमाग घूम जाए तो परिवार का विनाश होना पक्का हो जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं था कि अमित काम नहीं करता था, मेहनती लड़का था। सारा दिन टाइल्स लगाने का काम करता था और रात को 10-11 बजे के करीब काम से घर वापस आता था। लेकिन फिर भी रविता को अपने पति से ज़्यादा उसका दोस्त अमरजीत पसंद आने लगता है और यही मानसिकता इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे देती है। अमरदीप को पाने की हवस ने रविता को इतना अंधा कर दिया कि वो अपने पति को मारने की काफ़ी देर से योजना बनाने लगती है और सांप से कटवाने वाला आइडिया भी रविता का ही था। उसी ने अपने प्रेमी को कहा कि कहीं से सांप लेकर आओ, उससे सांप से अमित को कटवा देंगे। रविता के कहने पर ही अमरदीप सांप लेकर आता है और उसको एक झोले में डालकर अपने पास रख लेता है। घटना वाले दिन रात में रविता ने उसको फ़ोन किया, अमित सो गया है और आते आते सांप भी साथ ले आना। दरअसल अमित को अमरदीप और उसकी पत्नी रविता के बीच नाजायज़ संबंधों का पता चल चुका था। अमित दोनों को दूर रहने के लिए कहता था। एक दिन तो अमित की अपने दोस्त के साथ लड़ाई भी हो गई थी और उसने अपने दोस्त को बहुत पीटा था। वो अपनी पत्नी रविता को भी पीटता था और उसको कहता था कि तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। और रविता और अमरदीप को अब ये लगने लगता है कि अगर उन दोनों ने अमित को नहीं मारा तो वो उन दोनों को मार देगा। दूसरा, रविता अमरदीप को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, वो उसके साथ ही ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती थी और इसलिए ही रविता ने ये सारी योजना बनाई। पुलिस वाले जब अमरदीप से सांप के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो कई बातें निकलकर सामने आती हैं। अब मसला ये था कि सांप आया कहाँ से और क्या किसी सपेरे ने हत्या की साजिश के तहत ये सांप अमरदीप को बेचा था। अगर ऐसा था तो सपेरे को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए पुलिस वाले अमरदीप से जब इस बारे में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये सांप 4 दिन पहले एक घर से पकड़ा गया था। जिस सपेरे ने सांप को पकड़ा था उसके पड़ोसी ने उसके घर से इस सांप को चुराकर महिला के बॉयफ्रेंड को 1000 रुपये में बेच दिया था। जब पुलिस ने इस मामले की और गहनता से जांच की तो उनको पता चला कि खुद सपेरे को भी नहीं पता था कि सांप को किसी की हत्या करने के लिए लेकर जाया जा रहा है, बल्कि महिला के बॉयफ्रेंड ने तो सपेरे से कहा था कि एक जागरण में परफॉर्म करने के लिए एक सांप की ज़रूरत है, इसलिए मुझे किराए पर एक सांप चाहिए। और इस तरह वो व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर से चुराकर वो सांप अमरदीप को दे देता है। अमरदीप ने सपेरे को जागरण में परफॉर्म करने के बाद वो सांप लौटाने का वादा किया था और 1000 रुपया उसको देकर वो किराए पर उस सांप को लेकर चला जाता है और उसके बाद वो प्लानिंग के मुताबिक अमित की हत्या कर देते हैं और उसके नीचे सांप को दबा देते हैं। अब लगभग ऐसा लग रहा था कि ये सारा केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन इस दौरान रविता के मायके वाले आते हैं और वो सारे केस को पलट कर रख देते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी को पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर ले गई थी। पुलिस वालों ने उनकी बेटी को 4 घंटे तक पीटा और उसके बाद ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है और उसके बाद उन्होंने पेपर पर उनकी बेटी के साइन करवा लिए हैं। अब मामला बड़ा पेचीदा होने लगा था। अमित की मौत तो दम घुटने से हुई थी, लेकिन हत्या का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। फिलहाल पुलिस वाले रविता को और उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में ले लेते हैं। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से कि जज साहब उनको न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में आदमी भरोसा करे भी तो किस पर करे। एक दोस्त जिसके साथ वो दिन भर काम करता था और एक बीवी जिसको लाकर वो सारे दिन की कमाई देता था, अपने बच्चों की परवरिश करता था, वो दोस्त और उसकी बीवी दोनों मिलकर उसकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। लेकिन अपराधी यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि जुर्म करके चाहे कितना भी कोशिश की जाए
पुलिस से बचा नहीं जा सकता। एक ना एक दिन उनके काले कारनामों से पर्दा जरूर उठकर रहेगा और उनको अपने किए की सज़ा मिलकर रहेगी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।